तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। ब्रह्मांड सच में हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल है और आज के इस खास सफर में हम थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ ऐसे राज खंगालने वाले हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम कभी इस अनंत अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर पाएंगे? जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या इंसान हमेशा हमेशा के लिए इसी मिल्की वे गैलेक्सी में फंसा रह जाएगा? सच कहूं तो ये एक काफी निराश करने वाली सच्चाई है। मान लीजिए कल को हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप धरती जैसा कोई और ग्रह ढूंढ भी लें, तो भी वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे पूरे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 94.5 बिलियन। जी हाँ, 94.5 अरब साल। अगर हम आज की तकनीक वाले अंतरिक्ष यान में बैठें, जो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो हमें एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 94.5 अरब साल लग जाएंगे। यहां तक कि अगर लाइट की स्पीड से भी चलें, तब भी 25 लाख साल लगेंगे। मतलब साफ है कि हमें कोई बहुत ही अलग, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जुगाड़ चाहिए। तो चलिए सीधे आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, स्पेस टाइम के जाल को मोड़ना। अच्छा, अगर इस ब्रह्मांड की कैद से बाहर निकलना ही है, तो हमें उन बुनियादी नियमों को समझना होगा जो हमें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। 1915 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी, तो उसमें 10 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सेट था। अब हमें इन डराने वाले गणितीय फॉर्मूलों में बिल्कुल नहीं उलझना है, हम बस इतना समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। आसान भाषा में ये इक्वेशंस हमें बताती हैं कि मैटर और एनर्जी किस तरह स्पेस टाइम के फैब्रिक को घुमाते या मोड़ते हैं। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत भारी जाल है। जब आप इस जाल पर ग्रहों और तारों जैसी भारी चीजें रखेंगे तो क्या होगा? जाहिर है, उनके भारी वजन से वो जाल नीचे की तरफ झुक जाएगा। बिल्कुल इसी तरह गुरुत्वाकर्षण की ये जबरदस्त ताकतें असल स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं। चीज जितनी भारी होगी, स्पेस टाइम उतना ही ज्यादा मुड़ेगा। अब आते हैं हमारे अगले दिलचस्प विषय पर, वॉर्म होल शॉर्टकट। मुड़े हुए स्पेस की इस बात को समझने के बाद अब जरा इस स्पेस टाइम फैब्रिक के आर पार एक सीधा रास्ता बनाने की थ्योरी पर आते हैं। एक ऐसा शॉर्टकट जो पलक झपकते ही दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा दे। एक मुड़े हुए कागज के उदाहरण से इसे समझते हैं। 2 डायमेंशन में अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन है। लेकिन क्या हो अगर इस सपाट कागज को 3 डायमेंशन में मोड़ दिया जाए? अचानक पॉइंट ए और बी एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और अगर हम इनमें एक छेद कर दें तो हमें तुरंत एक शॉर्टकट मिल जाता है। बस यही जादू है लोअर डायमेंशन को हायर डायमेंशन में मोड़ने का। और हमारी असल दुनिया में ये कैसे काम करता है, वो ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। अगर हम दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट लें, तो 2 डायमेंशन वाले फ्लैट मैप पर सबसे छोटा रास्ता अफ्रीका के ऊपर से जाती हुई एक सीधी लाइन जैसा लगता है। लेकिन 3D ग्लोब पर असल में सबसे छोटा रास्ता आइसलैंड और ग्रीनलैंड के ऊपर से होकर गुजरने वाला घुमावदार रूट है। मतलब जो रास्ता 2 डायमेंशन में सबसे लंबा लगता है, वही 3 डायमेंशन में सबसे बड़ा शॉर्टकट होता है। 1935 में आइंस्टाइन और उनके सहयोगी नैथन रोजन ने कागजों पर सैद्धांतिक रूप से इस शॉर्टकट को साबित किया था, और इसीलिए विज्ञान की दुनिया में इसे आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज कहा गया। इसके कुछ सालों बाद 1957 में वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने इसे एक नया कैची नाम दिया, वॉर्म होल। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक सेब का उदाहरण दिया। जिसे कीड़ा सेब के ऊपर ऊपर रेंगने के बजाय सीधे उसके बीच से छेद करते हुए एक शॉर्टकट सुरंग बना लेता है, बस बिल्कुल वैसे ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्लैक होल से व्हाइट होल तक के सफर पर। अब यहाँ एक बहुत ही तगड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अंतरिक्ष में इस सुरंग को खोलने के लिए एक ब्लैक होल जैसी अकल्पनीय ग्रेविटी की जरूरत है, तो भाई इस सुरंग के दूसरे सिरे पर क्या इंतजार कर रहा है? इस पॉइंट पर 1964 में इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल की थियरी दी। इन दोनों में जो बात सबसे मजेदार है, वो ये है कि ये गणित के हिसाब से एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से कुछ भी वापस बाहर नहीं आ सकता, वहीं व्हाइट होल की सीमा के अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। ब्लैक होल से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती, और व्हाइट होल इतना ज्यादा चमकीला होता है कि उससे रोशनी सिर्फ बाहर की तरफ ही निकलती है। और सबसे अजीब बात, इसमें समय भी पीछे की तरफ चलता है। लेकिन रुकिए, व्हाइट होल के सच में मौजूद होने को लेकर विज्ञान में एक बहुत बड़ी अड़चन है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम साफ कहता है कि किसी भी सिस्टम में एंट्रोपी
यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं हो सकती। इसे ऐसे समझिए, क्या कागज को एक बार श्रेडिंग मशीन में डालने के बाद आप उसे वापस से बिल्कुल वैसा ही साबुत कागज बना सकते हैं? नामुमकिन है ना। ब्लैक होल चीजों को निगलकर ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ाते हैं, लेकिन व्हाइट होल को इसका ठीक उल्टा करना पड़ेगा, जो कि भौतिकी के हिसाब से असंभव लगता है। फिर भी ब्रह्मांड के पास हमें चौंकाने के अपने ही तरीके हैं। 14 जून 2006 की बात है। नील गेरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने अंतरिक्ष में एक बेहद ही अजीब घटना रिकॉर्ड की। एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। अब ऐसे विस्फोट तब होते हैं जब कोई ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां दूर दूर तक कोई तारा था ही नहीं, कोई तारा नहीं, फिर भी इतना बड़ा विस्फोट। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद, बस शायद, वो एक व्हाइट होल की ही एक छोटी सी झलक थी। तो एक बात तो तय है कि विज्ञान हमेशा विकसित होता रहता है। इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। 1915 की फील्ड इक्वेशन से लेकर 1957 के वॉर्म होल तक के इस 100 साल के सफर को समझना बहुत जरूरी है। याद रहे कि ब्लैक होल भी कई दशकों तक सिर्फ विज्ञान कथाओं यानी साइंस फिक्शन का ही हिस्सा माने जाते थे। आज जो बात हमें सिर्फ एक कल्पना लगती है, कल वो एक पक्की फिजिक्स बन सकती है। अब बात करते हैं कुछ रियल चीजों की, असली दुनिया के लैब प्रयोग। चलिए अनंत ब्रह्मांड से वापस आते हैं और एक ऐसी प्रयोगशाला में चलते हैं जहां असल दुनिया में कुछ जादुई हो रहा है। 2015 में स्पेन की एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने सच में एक मैग्नेटिक वर्महोल तैयार कर लिया। उन्होंने इट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड का इस्तेमाल किया, उसे लिक्विड नाइट्रोजन के बाथ में डुबोया और चुंबक के दो ध्रुवों को एक अदृश्य गैप के आर पार सफलतापूर्वक अलग कर दिया। हाँ, ये कोई गुरुत्वाकर्षण वाला वर्महोल नहीं था, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड पर काम करने वाला एक असली वर्महोल था, जिसे ऊर्जा की मदद से मोड़ा गया था। तो इसके बाद हमारा अगला हिस्सा है प्रकाश से भी तेज गति के विकल्प। अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल। मान लीजिए कि स्पेस टाइम को मोड़ने वाले ये गुरुत्वाकर्षण वर्महोल्स हमेशा हमारी भौतिक पहुंच से बाहर ही रहते हैं, तो क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? 1994 में थियोरेटिकल फिजिस्ट मिगुएल एल्कुबियर ने एक जबरदस्त आइडिया दिया था, एल्कुबियर ड्राइव। इसे अंतरिक्ष के ताने बाने पर सर्फिंग करने जैसा समझिए। ये एक ऐसा इंजन है जो स्पेसक्राफ्ट के आगे मौजूद स्पेस टाइम को सिकोड़ देता है और उसके पीछे के स्पेस को फैला देता है। इस तरह कोई भी यान भौतिकी के नियमों को तोड़े बिना प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकता है। आइंस्टाइन के इन समीकरणों ने हमें ब्लैक होल, वर्म होल और एल्कुबियर ड्राइव जैसे दिमाग को चकरा देने वाले शानदार समाधान दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, भविष्य में ऐसे और कितने चौंकाने वाले रहस्य खोजे जाने बाकी हैं? क्या हम कभी सच में इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके मिल्की वे के बाहर की गहराइयों तक पहुंच पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी गहराई से सोचने पे मजबूर कर देते हैं। खैर, ब्रह्मांड के इन अनसुलझे रहस्यों के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।